हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप सबके लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव पेपर आए हुए थे उनका सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आज हम लोग पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग ईयरफोन तुरंत लगा लें और वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 4 से 5 बार रिमाइंड करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये प्रीवियस ईयर पेपर आया था, डिक्टो पेपर इस बार भी आपको मिलने वाला है। यहां पर आप लोग रोल नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहां पर आपको प्रश्न पुस्तिका सीरीज दिख जाती है, बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 पेपर फर्स्ट जो है, जिसका नाम आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 नंबर है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल निर्धारित होता है। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट यहां पर निर्देश जो मेन है आप पढ़ लें कि इस प्रश्न पुस्तिका में आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनमें से आपको केवल 75 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे आपको दिखे मिलेंगे। इन चारों में से केवल एक उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझे उसको आप ओएमआर सीट पर जो है काले या नीले डॉट मतलब बाल पेन से जो है उसको फिल कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी निर्देश हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे शुरू करेंगे। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इधर से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम तो यहाँ पर हिंदी माध्यम में आपका सोल्यूशन कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की जो है वो अवधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि थी। लगभग 2000 वर्ष तक वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो प्रचलित रही है। नेक्स्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या था। तो वैदिक काल में वेदों से संबंधित जो भी शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनयन संस्कार जो है वो किससे संबंधित था। तो उपनयन संस्कार जो है वो गुरुकुल में प्रवेश के समय होता था, और समापवर्तन संस्कार जो है जब गुरुकुल में आपकी विद्या पूरी हो जाती थी उसके बाद होता था। उस समापवर्तन संस्कार की जो उम्र है वो 24 साल होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो अध्यात्म पर आधारित थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आध्यात्मिक विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा का जो है वो पाठ्यक्रम क्या था। तो वैदिक कालीन में जो 2 आपके पाठ्यक्रम प्रचलित थे, पहला परा और अपरा। परा जो था वो आपका प्राथमिक के लिए था और अपरा जो था वो माध्यमिक के लिए था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। परा एवं अपरा विद्या दोनों था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन शिक्षा केंद्र जो है तक्षशिला कहां स्थित है। तो जो आपका तक्षशिला है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है, वैदिक काल में समापवर्तन उपदेश जो है वो कब दिया जाता था। तो वैदिक काल में विद्या की समाप्ति पर समापवर्तन उपदेश दिया जाता था। इसकी अवधि जब जो आपका छात्र होता था जो गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण करता था, जब 24 वर्ष की उम्र हो जाती थी तब यह समापवर्तन संस्कार जो है वहां पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी। तो बौद्ध कालीन शिक्षा की जो अवधि है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक थी। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन सभ्यता थी और 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा थी। कुल मिलाकर के बौद्ध कालीन शिक्षा की जो अवधि है वो 1700 वर्षों की थी। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पाली भाषा जो है वो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था, वहीं वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम जो है वो आपका संस्कृत भाषा था। क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रवज्या या पवज्या आपको मॉडल पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। प्रवज्या संस्कार किससे संबंधित था। तो ये जो प्रवज्या संस्कार है ये आपका बौद्ध काल से संबंधित था। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, यहां पर अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल रही है, तो भैया आप लोग चैनल को, यार आपसे रिक्वेस्ट है, तुरंत लाल वाला बटन दबाओ और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 11, मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र जो है ये कहां थे। तो मठ और बौद्ध विहार दोनों प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 में
में आपसे कह रहा है बौद्ध कला के विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग सामनेर याद रखिएगा, सामनेर जो है वो बौद्ध काल के विद्यार्थी के नाम से जाना जाता था, और जो ब्रह्मचारी है ये वैदिक काल में विद्यार्थी को यहां पर इसके नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है बौद्ध कालीन शिक्षा का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध कालीन जो शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति था। क्वेश्चन नंबर 14 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है मध्यकालीन शिक्षा की अवधि जो है वो क्या थी। तो मध्यकालीन शिक्षा की अवधि 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक थी। तो आप लोग बार बार रिमाइंड कर ले, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक बौद्ध काल रहा है, और 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक जो है वो आपका मध्यकाल रहा है। इसी में जो आपके दिल्ली सल्तनत रही, मुगल काल रहा, ये सारा का सारा सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है मकतब और मदरसा मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। ये इस्लामिक जो सभ्यता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो मकतब जो है वो प्राथमिक से संबंधित था, और जो मदरसा है ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो मकतब और मदरसा का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था। तो मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को जो है वो उस्ताद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या था। तो मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी दोनों भाषाएं थी। जब बाबर आया था तो वो फारसी के साथ जो है आया था। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। तो मध्यकालीन शिक्षा को जो शैक्षिक विकास की दृष्टि से अंधकार युग का नाम जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल सकता है। बिस्मिल्लाह रस्म की वार्षिक जो है वो उम्र क्या थी। तो बिस्मिल्लाह रस्म की वास्तविक उम्र जो है वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन थी। आप याद रखिएगा बिस्मिल्लाह का मतलब जो है वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन से है। क्वेश्चन नंबर 21 ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि जो है वो क्या थी। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि 1700 से लेकर के 1947 ईस्वी तक थी। क्वेश्चन नंबर 22 किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा था। तो फिलिप हार्टिंग ने एडम के प्रतिवेदन को जो है वो मिथक यहां पर करार दिया था, और लोकमान्य जो आपके तिलक हैं गोपाल कृष्ण गोखले ये एडम के प्रतिवेदन से जो है वो संतुष्ट नहीं थे, बल्कि इन्होंने मिथक करार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निस्यंदन सिद्धांत विशेष रूप से किस शिक्षा से संबंधित है। तो उच्च वर्ग की शिक्षा से निस्यंदन जो है वो सिद्धांत संबंधित था। इसमें यह होता था कि अगर उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो जो उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा निचले वर्ग के जो लोग हैं उनको अपने आप शिक्षा मिलती चली जाएगी। तो जो निस्यंदन सिद्धांत है ये उच्च वर्ग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 24 किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र था। तो आप जेम्स याद रखिएगा, HR जेम्स ने कहा था कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको 100% रिपीट देखने को मिलेगा कि वुड का घोषणा पत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो वुड का जो है घोषणा पत्र 1954 में प्रकाशित किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सार्जेंट योजना है ये कब आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है। इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली जो है वो शुरू की है। तो हैम्पटन महोदय ने कहा था कि वुड का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा की नींव है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 आया माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, इसके अध्यक्ष आपके विलियम हंटर जी थे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है हंटर आयोग की संस्तुति जो है वो क्या थी। तो हंटर आयोग जो है वो तीनों तरह की शिक्षा से संबंधित था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा तीनों थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 हंटर आयोग का गठन कब हुआ था। तो हंटर आयोग का जो गठन है वो 1882 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने की थी 1904 में। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रहा है सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहां पर यह क्वेश्चन इस बार बन सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने शिमला में
शैक्षिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था, तब भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901। क्वेश्चन नंबर 33, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो माइकल सैडलर जी थे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछ रहा है सैडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में विभक्त है, तो जो सैडलर आयोग ने प्रतिवेदन दिया था इसमें कुल 13 अध्याय यहां पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट होगा, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी जो हैं वो वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक थे। अगर यहां पर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर लें, यूट्यूब के माध्यम से स्पीड जो है वो आपको कम यहां पर दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1938 में जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछ रहा है बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है, तो बुनियादी शिक्षा वो शिक्षा होती है जो आपकी मातृभाषा में दी जाती है। कर्जन भी मातृभाषा की शिक्षा में जो वो समर्थन करता था, लेकिन उसने बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट रूप से जागृत नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1944 में सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, सार्जेंट शिक्षा योजना में कितने अध्याय हैं, तो सार्जेंट शिक्षा योजना में कुल 12 अध्याय यहां पर है। वहीं जो सैडलर आयोग में कितने अध्याय थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को 1949 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 42, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो कब किया गया, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किया गया था और सरकार को जो है प्रतिवेदन 1949 में प्रस्तुत किया गया था। पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी सबसे अच्छी एक बात ये देखने को मिली कि उसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन जो हैं वो समाहित थे, तो आपको सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ करके जाने, 100 में से केवल आपको 75 टिक लगाने, काफी ज्यादा जो है वो छूट आपको मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, तो ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो किसकी सलाह पर किया गया था, तो इसमें ए और बी दोनों सही है, इसी वजह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय परिषद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछ रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल 10 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछ रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो है वो मुख्य संस्तुति क्या थी, तो इसकी प्रमुख रूप से 3 जो है वो संस्तुतियां थी। पहला पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास, दूसरा प्रशिक्षण एवं शोध विकास और तीसरा 3 वर्षीय स्नातक अवधि। 3 वर्षीय स्नातक अवधि पर सबसे पहले जो है प्रतिवेदन वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहा है मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति क्या थी, तो मुदालियर आयोग की भी 3 प्रमुख जो हैं वो संस्तुतियां थी, जिसमें पहली थी विशिष्ट विद्यालय, दूसरा था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और तीसरा था बहुउद्देशीय विद्यालय, तो इसका भी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछ रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके मिस्टर मुदालियर महोदय जी थे। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो है वो अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल 15 अध्याय थे। क्वेश्चन नंबर 50 माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल 9 सदस्य थे। आप लोग जब अपनी इस बार तैयारी करिएगा, अभी मास्टर वीडियो आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मास्टर वीडियो मिलेंगे। आप लोग ज्यादा परिभाषा पर ध्यान जो है वो मत दीजिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको छोड़ने और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 परिभाषाएं दिख रही हैं, तो आराम से आप परिभाषाएं छोड़ सकते हैं। अदरवाइज 200 250 300 परिभाषाएं हैं, आपके लिए जो है ये समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष जो है वो कब प्रस्तुत किया था, मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है वो सरकार के समक्ष 29 अगस्त
अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया था। बड़े अच्छे से आप जो है ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली चीज, जितने भी आयोग बने वो कब बने। दूसरी चीज, इनके अध्यक्ष कौन थे। तीसरी चीज, इनके प्रतिवेदन कब स्वीकार किए गए। चौथी चीज, इनके जो है वो अध्यक्ष कौन थे। तो ये 4-5 चीज अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 70% पेपर जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था। तो जो मुदालियर आयोग था ये माध्यमिक शिक्षा से ही संबंधित था, तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 53, कोठारी आयोग ने संस्तुति की थी। तो कोठारी आयोग ने किस चीज की संस्तुति की थी। पहला, स्वतंत्र एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा, भाषा का विकास। और तीसरा, इसने संस्तुति की थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 का अध्यक्ष जो है वो कौन था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1964 से 1966 तक बना, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो है वो दौलत सिंह कोठारी जी थे। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछ रहा है, शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान क्या था। तो जो कोठारी आयोग था इसके बहुत से योगदान थे, लेकिन प्रमुख रूप से अगर आप देखोगे तो शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना, भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना, ये सारे के सारे कोठारी आयोग के जो है योगदान थे। ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछ रहा है, किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का जो है वो विकेंद्रीकरण किया है। तो प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण ना तो कोठारी आयोग ने किया है, ना तो मुदालियर आयोग ने किया है, ना ही उच्च शिक्षा आयोग ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का जो है वो विकेंद्रीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछ रहा है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संशोधित शिक्षा नीति 1992 आई है, इसके अध्यक्ष जो है वो आपके जनार्दन रेड्डी जी थे। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछ रहा है, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 जो है वो कितने अध्यायों में विभाजित था। तो क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 कुल 24 अध्यायों में विभाजित था। ऑप्शन डी जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का जो है वो मुख्य लक्ष्य क्या था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो मुख्य लक्ष्य हैं, पहला था संस्कृति का संरक्षण, दूसरा था शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय, तीसरा था स्तरानुकूल शिक्षण विधियां। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का जो है वो सिद्धांत नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन डी है राइट होगा। अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का जो है सिद्धांत नहीं है। बाकी एकता का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, ये सारे के सारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रहा है, अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो है वो किससे संबंधित है। तो अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो अपव्यय की मुख्य समस्या जो है उसमें सक्षम शिक्षकों की कमी पहला सबसे बड़ा कारण है, दूसरा रोटी और मक्खन की आवश्यकता, तीसरा यहां पर दरिद्रता। ये तीनों चीजें जो हैं वो अपव्यय की जो है समस्या का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है, कौन सा पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो जो जूनियर हाई स्कूल है यह प्राथमिक विद्यालय से संबंधित नहीं है, बाकी नर्सरी, पूर्व बेसिक विद्यालय और मॉन्टेसरी विद्यालय ये सारे के सारे पूर्व प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए। तो अतिरिक्त पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं बनाई गई, परियोजना और प्रयोग किए गए, और सबसे बड़ी चीज यहां पर श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है। तो जो आपके राधा कृष्णन महोदय ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 66, उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 1969 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछ रहा है, उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य जो है वो क्या है। तो उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य, पहले काम की शिक्षण करना, दूसरा काम शोध करना, तीसरा काम समाज सेवा करना। मतलब सामाजिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक तीनों दृष्टिकोण जो हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछ रहा है, गुणवत्ता में सुधार है तो शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है। तो पहली चीज, शिक्षक प्रशिक्षण देने वाला कॉलेज होना चाहिए, दूसरा शिक्षा देने वाला, और तीसरी चीज यहाँ पर सभी सुविधाएं जो है वो होनी आवश्यक है। 1 मिनट का वेट कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन जो है ये 2009 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो सन 1969 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की जो है वो स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा की जो स्थापना है वो सन 1990 में हुई थी। एक टाइम पीरियड आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो वर्ष से ही यहां पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछ रहा है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SCERT का कार्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है? तो SCERT का कार्यालय जो है वो यूपी के अंदर आपका लखनऊ में जो है वो स्थापित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि यूपी के अंदर NCTE का जो कार्यालय है NCERT का वो कहां पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, NCERT का कार्यालय कहां है? तो NCERT का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे कह रहा है, नैक के मुख्य कार्य जो है वो क्या होते हैं? तो नैक का प्रमुख कार्य जो है वो गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन करवाना है, और इसका दूसरा प्रमुख कार्य होता है परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। जो भी कॉलेजेस, जो भी महाविद्यालय आपके नैक से प्रमाणित होते हैं इनकी गुणवत्ता काफी ज्यादा उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछ रहा है, सन 1990 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो 1990 में कोठारी आयोग आया था और इसके अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जी थे। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर 1978 से शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम पहला क्वेश्चन कब हुआ था? तो 1978। दूसरा डेट के साथ पूछता है तो 2 अक्टूबर 1978 को हुआ था। तो आप सब खुद देख सकते हैं कि यहां पर इस बार आपको काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो भारत में मुक्त शिक्षा की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मदुराई विश्वविद्यालय जो कि मदुरै में स्थापित है उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 81, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता का अर्थ लिखिए। तो जो प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता मतलब सभी को अनिवार्य और स्वतंत्र रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा की जो सार्वभौमिकता है उसका जो अर्थ है वो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 82, सार्वभौमिकीकरण के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या है? तो सार्वभौमिकी के मार्ग में मुख्य रूप से बाधाएं जो हैं वो गरीबी भी है, सामाजिक पिछड़ापन के साथ साथ निरक्षरता जो है, ये 3 रूप से प्रमुख जो है वो सार्वभौमिकीकरण के मार्ग में प्रमुख रूप से जो है बाधाएं हैं। अब बात आती है कि इसकी PDF कहां मिलेगी? तो PDF आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुरंत जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी पेपर फर्स्ट जो सेकंड है, पेपर थर्ड है, पेपर फोर्थ है वो भी कल सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। जब तक इस वीडियो पर 5000 व्यूज पार नहीं करेगा तब तक अगला जो है पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की अवस्था क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की अवस्था जो है, पहला सार्वभौमिकीकरण का प्राविधान होना चाहिए, दूसरा नामांकन का सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए और तीसरी अवधारणा का भी जो है सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछ रहा है, सार्वभौमिकीकरण शिक्षा के अभिकरण क्या है? पहला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मतलब NCERT, ऑप्शन बी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT और ऑप्शन सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो संस्थान मतलब डाइट। तो सार्वभौमिकीकरण शिक्षा के अभिकरण ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहां पर ध्यान रख लें कि NCERT को जो है वो हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है, वहीं SCERT को जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। वहीं डाइट की
अगर आप बात करोगे तो इसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछ रहा है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2002 में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है। तो सार्वभौमिक जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए ही है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और स्वतंत्र रूप से शिक्षा जो है बिना किसी भेद के प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोई भी व्यवसाय करता है तो उसका लक्ष्य जो है लाभ ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोई भी व्यक्ति हानि के लिए कोई भी व्यवसाय या व्यवसायिक शिक्षा जो है ग्रहण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2009 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे? तो उसके प्रमुख रूप से जो उद्देश्य हैं वो 3 थे। पहला, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा, पाठ्यचर्या में सुधार एवं संवर्धन करना। तीसरा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम में जो है वो सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछ रहा है, सन 1960 में निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पीटर एफ ड्रूकर ने 1960 में निजीकरण शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे कह रहा है, शैक्षिक स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले कि यहां पर शैक्षिक चेतना का अभाव है। जो पेरेंट्स है वो इतना ज्यादा सजग ही नहीं है जो शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी, पारिवारिक वातावरण एवं परिस्थितियां जिसमें गरीबी भी आपकी सम्मिलित है। और ऑप्शन सी, जनसंख्या में वृद्धि भी शैक्षिक स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछ रहा है, शैक्षिक मानक का तात्पर्य क्या है? तो उसमें शैक्षिक विधि, शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता भी शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है, कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार क्या है? तो इसके भी प्रमुख रूप से 3 आधार हैं। पहली चीज पर्याप्तता, दूसरी चीज गत्यात्मकता, तीसरी चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कह रहा है, शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने हेतु समस्या क्या है? तो पहली चीज अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दूसरी चीज अनुपयुक्त शिक्षक विधियां, तीसरी चीज शैक्षिक निर्देशन का अभाव। ये तीनों जो है ये शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने हेतु समस्याएं। अगर यही क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, उपयुक्त शिक्षक विधियां होना चाहिए और शैक्षिक निर्देशन का जो है यहाँ पर प्रभाव भी आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछ रहा है, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष जो है वो क्या है? तो पहला, विश्वसनीयता का अभाव, दूसरा, प्रामाणिकता का अभाव, तीसरा यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उसमें से 2 चीज निकल करके आई है। पहला ये कि अगर कहीं पर भी ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी दिखता है तो आपको आंख बंद करके वो वाला ऑप्शन जो है वो टिक कर देना है। कम से कम 15 से 20 सवाल ऐसे आएंगे जो कि उपरोक्त सभी से संबंधित होंगे और उनमें 1-2 को छोड़ करके बाकी सब में राइट आंसर जो है वो आपका उपरोक्त सभी होगा। दूसरी चीज यहां पर निकल करके आई कि जितने भी आयोग बने हैं सारी की सारी यहां पर डेट पूछी गई है। तीसरी चीज यहां पर सभी की अवधि पूछी गई है। तो इन चीजों पर आप लोग ज्यादा जो है वो टारगेट करिएगा। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाल वाली बटन दबाओ। जो भी टेट सीटेट आपकी बीएड परीक्षा जो भी शिक्षा से संबंधित है सारी की सारी अपडेट आपको ये चैनल प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण जो है वो क्या है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के प्रमुख रूप से गुण ये हैं कि इसमें विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता किस तरह से होती है? जैसे इसमें अगर 1 नंबर का सवाल है तो अगर आपका सही है तो 1 मिलेगा और नहीं सही है तो 0 मिलेगा। इसी तरह इसमें वैधता है कि 100% जो मेरा सही है वही आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर सी की यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मतलब वस्तुनिष्ठता भी दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय क्या है? तो चाहे आप ग्रेड प्रणाली ले लें, सेमेस्टर प्रणाली ले लें, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो सारी की सारी यहां पर जो है परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछ रहा है, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा योजना कब शुरू हुई? सन 2009 और 10 में जो निःशक्त थे तो माध्यमिक स्तर पर उनके लिए समावेशी शिक्षा योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मदद करना, बी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, सी, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि कराना। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछ रहा है निजीकरण के लाभ क्या है। तो निजीकरण के लाभ सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, दक्षता एवं नवाचार बढ़ाना, ऑप्शन सी रख रखाव में सुधार, तो ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्प जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आराम से ईयरफोन लगा करके उसके बाद ये इस तरह से आपको एक पेज और मिल जाता है, आपका पेपर जो है वो कंप्लीटली यहां पर समाप्त हो जाता है। बाकी वीडियो के बीच में मैंने बता ही दी है कि इसकी पीडीएफ जो है वो कहां मिलेगी, और जब तक आप लोग इस वीडियो पर 2000 से ज्यादा जो है व्यूज और कम से कम 500 लाइक नहीं करवाते हो तब तक आपको इसके पेपर सेकंड का सॉल्यूशन और पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम है आप सबके जो कॉलेज के ग्रुप्स हैं इस वीडियो को तुरंत जो है वो शेयर कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। बाकी जितने भी मॉडल पेपर है वो सारा का सारा टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर सेकंड जो है वो कब कराया जाए, और इस वाले वीडियो को लेकर के यार आप लोग चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।